हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU PET की सॉल्यूशन सीरीज में। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस जो कि BHU PET 2020 में आए थे उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में टोटल 6 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे। इटरेटिव मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस जिसको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी बोला जाता है, LU डिकम्पोजिशन मेथड, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, डिफरेंस इक्वेशंस और परसेंटेज एरर। तो इटरेटिव मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ये टॉपिक्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो मतलब BHU के पेपर में अगर देखा जाए, सिर्फ पर्टिकुलरली अगर मैं BHU की बात करूं तो मतलब 18 और 19 एंड 20 तीनों ईयर्स में इसके क्वेश्चन आए हैं, है ना। इन कंपैरिजन टू अगर मैं मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की बात करूं तो मैं स्प्लाइन इंटरपोलेशन और हर्माइट पे भी क्वेश्चन आते हैं और इटरेटिव मेथड्स पर भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब न्यूटन रेप्सन और सीकेंट मेथड, है ना, और रेगुलर फाल्सी मेथड, इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये दो टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में आपको पता होना बहुत नेसेसरी है, मतलब आना चाहिए आपको। परसेंटेज एरर के भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब 18 में आया था फिर 20 में आया था। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, द जनरल इटरेटिव मेथड xn plus 1 equal to 5xn converges to the root in the interval I if। अब जो इटरेटिव मेथड है, पहले हमें इसके बारे में समझना जरूरी है। फिर ये 5xn किस चीज को डिनोट करता है, ये क्या है। 5xn एक्चुअली इटरेटिव फंक्शन है, मतलब जिसकी वजह से हम लोग अपने गिवन फंक्शन f of x का रूट निकालते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि 5-x आप लें, मतलब जो भी फंक्शन आपने इटरेटिव फंक्शन के तौर पे चूज करा है उसका आप डेरिवेटिव लें, फिर उसकी मॉड्यूलस वैल्यू करें और इंटरवल में आने वाले सभी पॉइंट्स पर इसकी जो वैल्यू आएगी, इस पूरी ये जो मॉड्यूलस वैल्यू आएगी हर पॉइंट पर, वो लेस देन अगर 1 होती है तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने इटरेटिव फंक्शन चूज करा है वो आपको गिवन फंक्शन का रूट देगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानते हैं क्या होता है ये सब। इटरेटिव फंक्शन स्टार्टिंग विद इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 इट कैन बी 1 और मोर। तो होता क्या है कि आपको एक गिवन इंटरवल a b दिया होगा, ठीक है, जिसमें आपके फंक्शन का रूट लाई करेगा। ठीक, तो आप क्या करते हैं, एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन मतलब एक ऐसा नंबर जो कि आपके गिवन फंक्शन के रूट के काफी पास है। ठीक, फिर जो गिवन इटरेटिव फंक्शन रहता है ना, उसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को, मतलब जो स्टेप बाय स्टेप में आपकी अप्रोक्सीमेशन निकलती जाती है उनको आप पुट करते जाते हो, जिससे कि क्या आपको एक सीक्वेंस मिल जाता है अप्रोक्सीमेशन का, x0, x1, xn। तो जहां पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वही आपके गिवन फंक्शन f of x का रूट अल्फा होता है। ठीक है, जैसे x0 आपने पुट करा इसमें तो 0 plus 1 x1 हो गया। ठीक, फिर x1 को पुट करा तो 1 plus 1 2 x2। तो ऐसे ऐसे करते करते n टाइम्स करेंगे तो आपको xn plus 1 तक टर्म्स का एक सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आप एक फंक्शन से कईयों तरह के फंक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, इटरेटिव फंक्शन निकाल सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन ऐसा होगा, इटरेटिव फंक्शन होगा जो कि हमें हमारे गिवन फंक्शन का रूट देगा। तो उसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन होती है, मतलब कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड होती है कि उसके डेरिवेटिव की मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, वो सभी पॉइंट्स जो जिसमें आपका इंटरवल लाई कर रहा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, एंड पॉइंट्स पे भी आपको चेक करना होता है एज पर एज रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ। अगर ओपन है तो ओपन इंटरवल भी लेते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। फाइंड द इटरेटिव फंक्शन फॉर द रूट ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू e की पावर x माइनस 3x इन क्लोज्ड इंटरवल 0-1। ठीक, देखना क्लोज 0-1 इंटरवल दिया गया तो आपका जो भी रूट लाई करेगा वो कैसा होगा, इनके बीच में ही लाई करेगा। ठीक, फंक्शन हो गया। अब फिक्स पॉइंट मेथड एक तरह का इटरेटिव फंक्शन ही होता है, ठीक, जिसमें आप एक फंक्शन बनाओगे और उसी को इटरेट करते हैं। अब जैसे इसमें होता क्या, x बराबर 5x हो गया, तो x जो होता है ना, गिवन फंक्शन f of x का फिक्स पॉइंट कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप इसको फंक्शन में पुट करोगे, x को रखोगे और इमेज जो है या फिर आउटपुट के तौर पे आपको x मिल जाए तो x कहलाता है आपका फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, अब जो 5x यहाँ पर है ना, अपना इटरेटिव फंक्शन बनेगा। मतलब मींस क्या है, इसी फंक्शन को कुछ ऐसा रिड्यूस करना है कि x एक तरफ आ जाए इक्वल के साइन पे, और इधर जो फंक्शन बनेगा उसको आप इटरेटिव फंक्शन मानोगे।
ठीक, तो वही अपन देखते हैं क्या होगा। e की पावर x माइनस 3x इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि रूट चाहिए तो आपको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो बराबर कर दिया। अब मैंने क्या करा, ये 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया x इक्वल टू ई की पावर x बाई 3। ठीक उसी प्रकार से हम e की पावर x 3x लिखेंगे। फिर क्या करें, मैंने लॉग ले लिया, लॉग बेस e ले लिया, तो उससे क्या होगा, x बाहर आ जाएगा, लॉग बेस e और लॉग बेस e इधर रहेगा तो वो 1 हो गया, तो x इंटू 1 तो x हो गया, और इधर लॉग लेंगे तो वो लॉग बेस ही 3x हो गया। अब इसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो 5x क्या हो सकता है, e की पावर x बाई 3, और 5x क्या हो सकता है, लॉग बेस ही 3x। अब क्वेश्चन यही अराइज करता है कि करेक्ट इटरेटिव फंक्शन कौन सा है, तो उसके लिए हम ये वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक, पहले इस फंक्शन पर आते हैं। 5x को जब हमने e की पावर x बाई 3 माना था, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो e की पावर x का तो डेरिवेटिव e की पावर x हो गया, बाई 3 आ गया। अब हम किस इंटरवल पे बात कर रहे हैं, क्लोज 0 1 पे, तो जब भी x क्लोज 0 1 पे लाई करेगा तो e की पावर x 1 से लेकर e के बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो e को आप दोनों तरफ ऑपरेट करा देंगे, तो e की पावर 0 तो क्या हो गया 1, e की पावर x, e की पावर x और e की पावर 1 e हो गया। ठीक, डिवाइडेड बाई 3 कर देना, 1 बाई 3 e बाई 3, ये जो नंबर 0.65 हो गया। ठीक है, मतलब e की पावर जो आपने इटरेटिव फंक्शन माना था, यहाँ पे 3 नहीं लिखा है, 3 पुट कर लेना इसमें, e की पावर x बाई 3 था जो आपने इटरेटिव फंक्शन माना था, उसका जो डेरिवेटिव लिया, क्योंकि डेरिवेटिव तो सेम ही है ना, तो 5-x जो है 1 से छोटा हो गया। अब ये कैसे कह दिया हमने 1 से छोटा, ये तो देखो 0.65 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से छोटा है ना, 0.65 लेस देन 1 है, तो और उस 0.65 से भी छोटा क्या, e की पावर x जो आपने फंक्शन माना है, इसका मीन्स ये जो 5-x था वो लेस देन 1 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं e की पावर x बाई 3 एक इटरेटिव फंक्शन है। अब लॉग बेस ही 3x पे बात करते हैं हम लोग, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ गया 1/3x, और 3x का फिर क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1/x बचा। ठीक, जब x क्लोज 0 1 में लाई करेगा तो 1/x भी 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, 0 नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन जैसे ही x को हम 0 पे टेंड कराएंगे, मतलब छोटा छोटा नंबर लेंगे, जैसे 0.1 0.2 ऐसे नंबर लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है ना बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज करेगा। ये आप ग्राफ देख लेना y बराबर 1/x का, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा जब x के पास में होता है तो y कहां चला जाता है, इनफाइनाइट पे चला जाता है। कहने का मीनिंग ये हुआ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि एंड पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं, कि जो 5-x है बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड नहीं है मतलब कोई मतलब ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे कि ये छोटा हो, तो जब कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जब ऐसे ही समझ लो ना, इन्फिनिटी हो गया x बराबर 0 पे, तो 1 से तो छोटा होगा नहीं, इनफाइनाइट इज नॉट लेस देन 1। इसका मीनिंग इसने हमारे नेसेसरी कंडीशन को फेल कर दिया कि 5-x इज लेस देन 1, इसीलिए log बेस 3x गिवन फंक्शन का इटरेटिव फंक्शन नहीं हो सकता। इटरेटिव फंक्शन की चॉइस के लिए कुछ नोट्स हैं, मतलब हमें किन पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए एक करेक्ट इटरेटिव फंक्शन को चूज करते समय। अगर हमें ऐसा दे दिया जाए क्वेश्चन में कि क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है, मतलब जो भी हमने ऊपर एग्जांपल अभी सॉल्व करा वही वाला केस, तब तो हमें क्या करना था, देखना एंड पॉइंट्स पे भी हमने चेक करा था। ठीक है, इन केस अगर ओपन इंटरवल दे दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि हम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे चेक करें, क्योंकि सीधी बात है ना, जब रूट मतलब जैसे रूट के लिए जो आप इंटरवल दे रहा है उसमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करा है, तो एंड पॉइंट्स पे चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, क्लोज इंटरवल का केस आएगा तो ए और बी पर भी हम चेक करेंगे कि 5-x की जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो लेस देन 1 है कि नहीं है। ठीक है, सपोज करो गिवन इंटरवल में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट कर जाता है सच दैट कि इंटरवल ए टू सी, ठीक है, मतलब ये सब इंटरवल हो जाएगा जो कि ए बी में कंटेन्ड होगा। अगर उसमें तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मतलब ये लेस देन 1 हो रहा है, लेकिन सी से लेकर बी वाला जो सब इंटरवल है, मतलब सी से लेकर बी वाला जो इंटरवल है वो भी इसमें कंटेन होगा, उसमें अगर ग्रेटर देन 1 हो गई, मतलब इसमें एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए 5-x की मॉड्यूलस वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि टेस्ट फेल हो गया, मतलब उसने अपनी मतलब जो सफिशिएंट कंडीशन थी वो फेल कर दी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5x है वो इटरेटिव फंक्शन नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंट मेथड इज।
ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है ये हम जानेंगे। ये मतलब एक तरह का नंबर ही होता है जो ऑर्डर दिखाता है, मतलब जिस भी मेथड का जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो उतना ही एक्यूरेट होगा, मतलब गिवन फंक्शन का जो भी आप रूट निकालोगे या फिर जीरोस जिसको बोलते हैं वो उतनी ही एक्यूरेसी से निकलेगा। तो मतलब जितनी ज्यादा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी कहा जाता है, जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपके उस मेथड की रूट निकालने की जो पावर होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंड मेथड जो है वो 1 प्लस रूट 5/2 होती है। ठीक, ये लगभग 1.61 के आसपास होता है। तो हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को पढ़ते हैं, मतलब उनको याद ही कर लेना कि थोड़ा माइंड में याद रखना चाहिए कि हो सकता है इस बार सीकेंड का पूछा गया है तो अगले में न्यूटन रैफसन का पूछ ले। ठीक है, और ये जो भी मैं आपको रेट ऑफ कन्वर्जेंस बता रहा हूं ये डायरेक्ट है, मतलब अगर कोई इटरेटिव फंक्शन दे दिया जाए और फिर रेट ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है तो ये चीजें वेरी कर सकती हैं। अगर कोई इक्वेशन आपको नहीं दी है तो इन जनरल आप यही लिख कर आएंगे। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। एन इटरेटिव मेथड इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर p और हैज रेट ऑफ कन्वर्जेंस p इफ ये इस एक्सप्रेशन को इस कंडीशन को होल्ड करता हो जहां पे एप्सिलॉन के ई बोल देता हूं, ई k+1 जो है एरर इन k+1 इटरेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन है, और ई के जो है जस्ट उसके एक पहले जैसे मैंने थर्ड इटरेशन ली तो ये सेकंड इटरेशन को दिखाएगा, एरर इन सेकंड इटरेशन को दिखा देगा। अगर ये k+1 इटरेशन है तो केथ इटरेशन में आने वाली एरर है। एरर क्या होती है, जो भी आपने अप्रोक्सीमेशन ली है उसमें से फंक्शन के एक्चुअल रूट को घटा देंगे तो एरर आ जाएगी। तो जब भी आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हो तो अगर आप कुछ ऐसा रिलेशन बना पाते हैं दो फंक्शंस की सक्सेसिव इटरेशन के बीच में, सी तो कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये मतलब जैसे k+1 इटरेशन है उसके पहले वाली इटरेशन के ई के है तो उसके जस्ट पहले मतलब आपने ऐसे देख ली कुछ ऐसा कंडीशन आप निकाल पाते हैं और रेज टू दी पावर p कर दिया तो ये जो p जो नंबर होता है वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस उस मेथड का बन जाता है। ठीक, रेगुलर फॉल्सी मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होती है 1 और 1 होती है, इसीलिए कई बार वो क्वेश्चन में लीनियर भी लिख देता कि हैज लीनियर कन्वर्जेंस, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस ऐसे। ठीक है, सीकेंट मेथड की जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी 1 प्लस रूट 5/2 लगभग 1.61 होती है। न्यूटन रैफसन की 2 होती है और या फिर इसको क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना ये एलयू डिकम्पोजिशन मेथड पर है। क्या दिया है, ये एक मैट्रिक्स दी है 1 4 3 2 7 5 8। ठीक, इसको अपन ने दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में ब्रेक कर लिया है। ठीक, मतलब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ए इज बेसिकली है। तो ये क्वेश्चन एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का, अगर आपको ये भी नहीं बताओ ना कि यार ये मतलब एलयू डिकम्पोजिशन इसमें लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि जनरली आप मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगा दो कि इन दो मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे अपन। ठीक, जो एक और मैट्रिक्स बनेगा बड़ा बनेगा उसमें एंट्रीज को कंपेयर कर लेंगे और एक ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एलयू डिकम्पोजिशन के ऊपर है तो आइए जानते हैं कि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड होता क्या है। एलयू डिकम्पोजिशन, इट इज एन डायरेक्ट मेथड नॉट एन इटरेटिव मेथड। ठीक है, देखो ना, डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड में अंतर यही है कि अगर आपको फंक्शन का रूट निकालना होता है और आपको कोई फॉर्मूला डिफाइन किया जाता है कि मतलब इस फॉर्मूला का यूज करके ही आपको रूट निकालना है तो वो मेथड तो हो गया इटरेटिव। अगर कोई फॉर्मूला नहीं है, आप डायरेक्टली ही मेथड लगा रहे हैं, एक प्रोसीजर लगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ठीक, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा, मतलब 3xyz की इक्वेशन दी होंगी या उससे ज्यादा वेरिएबल्स में भी हो सकता है तो उसके लिए अपन एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैट्रिक्स ए है, मतलब जैसे जो भी वेरिएबल्स लिखे रहते हैं ना ax बराबर b टाइप में, तो जो ए मैट्रिक्स अपन कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पे ए वही है। ठीक, ए मैट्रिक्स को आप एक लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखाएंगे। ठीक, अब क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर ये रही, अपर ट्रायंगुलर ये रही। लोअर ट्रायंगुलर में आप ये देख सकते हो कि जो ये टिप है, मतलब जो सिंगल जीरो जो आ रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लोअर ट्रायंगुलर हो गया। अपर ट्रायंगुलर में क्या है, ये जो टिप है मतलब जो सिंगल जीरो आ रहा है ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक, अब होता क्या है, एक और ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखना इसकी डायगोनल एंट्रीज को 1 1 1 लिया गया है।
तो जब आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री को 1 1 1 लेते हो तो इस मेथड को हम लोग क्राउड्स मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक, और इन केस यहीं पे मतलब इस मैट्रिक्स को ना लेके अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को 1 1 1 लेता तो ये मेथड कहलाता है डूलिटिल्स मेथड। ठीक, तो अगर जैसे डूलिटिल्स मेथड से इस क्वेश्चन को करते तो क्या होता है, यहाँ पे यहाँ 1 आ जाता, यहाँ 1 आ जाता, यहाँ 1 आ जाता, और ये जो 1 1 लिखे हैं इनकी जगह पे क्या जाता, U11, U22, U23। तो ये जो भी अपन मेथड सॉल्व कर रहे हैं ये क्राउड्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या करा अपन ने, ए को डिकम्पोज कर दिया दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक, ये लिख गई, ये लिख गई। अपन ने क्या करा, अपन को एंट्री कौन सी निकालनी है, लास्ट ए। तो ये जो एंट्री है ये A33 एंट्री है ना, तो अब अपन को A33 एंट्री ये जो ए निकालना है इसके लिए अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये बड़ी वाली मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब जो A33 एंट्री बनी इसकी, इसको अपन ने इससे कंपेयर कर लिया तो इक्वेशन क्या बन गई, L31 मल्टीप्लाई U13 प्लस L32 मल्टीप्लाई U23 माइनस 53 बराबर A। ओके, अब क्या है कि देखना, मतलब कहने का मतलब ये कि A जो है इन चार वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है, L31 ये, तो मतलब A की वैल्यू को निकालने के लिए इन चारों की वैल्यू का पता होना जरूरी है ना। तो एक्चुअली है क्या ना, ये जो चारों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है ना आपस में कनेक्टेड है, तो हमें ना ये सारे वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, है ना। इन वेरिएबल्स को निकालने की एक मतलब प्रोसीजर है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो इजीली हो जाएगा। कैसे करेंगे देखना, पहले तो कॉलम 1 की एंट्रीज फाइंड करेंगे अपन। ठीक, फिर रो 1 की एंट्रीज को फाइंड करेंगे, फिर कॉलम 2 की एंट्रीज को फाइंड करेंगे, फिर रो 2 की एंट्रीज को फाइंड करेंगे, फिर कॉलम 3 की एंट्रीज को फाइंड करेंगे, फिर रो 3 की एंट्रीज, मतलब कॉलम रो अल्टरनेट चलेगा। ठीक है, अब कॉलम 1 की बात करते हैं। कॉलम 1 में L11 ये दो हो गया 1, L21 2 हो गया। ठीक, L31 हो गया 5, ये तीनों आ गए। अब आते हैं रो 1 पे, तो L1 तो कॉमन है तो L1 निकालने की जरूरत नहीं है। L11 U12 4 हो गया। ठीक, तो L11 U12 4 हो गया, ये तो वैल्यू 1 है, इसमें पुट कर देंगे तो U12 कितना आ गया, 4 आ गया। L11 U13 को इससे कंपेयर कर लेंगे 3 से, है ना, ये तो 1 है यहां से, तो U13 कितना हो जाएगा 3, तो U13 की वैल्यू आ गई। तो अपना कॉलम 1 और रो 1 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं कॉलम 2 पे, तो L11 U12 निकाल चुके हैं। अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, L21 U12 L22 ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये इक्वेशन लिख ली। अब ये वैल्यूज तो पता है अपन को, तो इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। L21 और मतलब U12 की तो वैल्यू पता ही है अपन को, उसको पुट कर देंगे, ये 8 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। L22 इधर L22 होगा इक्वल टू 7, 8 इधर गया तो L22 बराबर -1 हो गया। ये होगी, ये वाली होगी। अब अपन को ये वाली निकालनी है, L31 U12 प्लस L32, तो ये रहा है ना, L31 प्लस U12 प्लस L32, इसको इससे कंपेयर कर लिया तो 8 आ गई। L31 की वैल्यू पता ही है अपन को, U12 भी पता ही है, L32 निकालना है। ठीक है ना, L31 तो ये पता लग ही गया, अबव में ये रहा 5 हो गया, और U12 भी पता लग गया, ये 4 हो गया, तो 5 4 20 आ गया। L32 8 और 20 को उधर ट्रांसफर करा देंगे तो -20 प्लस हो जाएगा, तो L32 -12 हो गया, है ना। अब अपन आते हैं, ये अपना कॉलम भी कंप्लीट हो गया, कॉलम 2। अब रो 2 पर आते हैं, तो देखना ये अपन निकाल चुके हैं, ये अपन निकाल चुके हैं। अब इन वेरिएबल की बात करना है, मतलब इसमें U23 निकलेगा अपना, आई थिंक, हाँ U23 निकलेगा फाइनल में। तो L21 U13 प्लस L22 प्लस मल्टीप्लाई U23, 9 से कंपेयर हो जाएगा। ये इक्वेशन लिख ली। जो वेरिएबल्स पता थे अपन को ऑलरेडी आ चुके हैं, मार्क कर चुके हैं हम लोगों को, तो 6 माइनस U23 बराबर 9 हो गया। 9 यहां से आ गया ना, ये है ना, इसको शिफ्ट करा देंगे तो U23 बराबर -3। तो बेसिकली अपन को जो 4 वेरिएबल्स चाहिए थे वो अपन को मिल गए हैं। चार वेरिएबल्स जो चाहिए थे, L31 U13 L32 और U23 भी मिल गया है, और -53 के साथ ऑपरेट करेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, L31 U12 इन चारों को पुट कर देंगे तो 15 प्लस 36 माइनस 53 इक्वल टू A, और A की वैल्यू 2 आ जाएगी।
तो अगर देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एलयू डिकम्पोजिशन मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन को छोड़ दें, है ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस हैं।